एक आदमी अपनी कार में गाने सुनते हुए जंगल के बगल से गुजर रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आ जाती है। वो आदमी अपनी गाड़ी को रोकता है और जब कार से बाहर आता है और अपने आसपास देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। इस तरह वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है वैसे ही उसको शीशे में पिछली सीट पर बैठी एक औरत नजर आती है जिसने घूंघट कर रखा था। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। तभी वो आदमी पीछे देखता है। 1 साल बाद हर कोई ये तो जानता है कि दिवाली जगमगाती लाइट्स का त्योहार होता है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये था कि हर दिवाली अमावस्या की रात होती है और इस रात को काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। रामगढ़ गांव की काली घनी रात में कुछ गांव वाले अपने घर में लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर रहे थे, तो कुछ प्रसाद और मिठाई बांटकर दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यानी जंगल के पास एक लड़का जो बस 19 साल का था, जिसका नाम रवि था, वो एक नए कपड़े पहनकर जंगल के किनारे से अपने दोस्त के साथ अपने हाथों में कुछ सामान लिए घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसको ऐसा महसूस होता है जैसे मानो उसके कदमों के साथ कोई और भी कदम मिलकर चल रहा हो। रवि एक झटके से पीछे मुड़ता लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता और वो एक बार फिर आगे की तरफ चलने लगता है। कुछ दूर चलने पर उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तुझे किसी की आवाज आई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द में हो। नहीं तो मुझे तो किसी की आवाज नहीं आई। ये तेरा वहम होगा। रात ज्यादा हो रही है और हम अभी जंगल के बगल से जा रहे हैं। हो सकता है किसी जानवर की आवाज ने तुझे डरा दिया हो। हो सकता है। इस तरह अब रवि एक बार फिर अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद रवि का दोस्त उससे कहता है, यार रवि, मैं ना बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे ना बहुत जोर से आई है। एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन यार गांव तो आने वाला है, एक काम कर, तू घर चलकर ही करना। अरे अगर मैं यहाँ हल्का नहीं हुआ ना तो गांव जाने लायक नहीं रहूंगा। इतना कहकर रवि का दोस्त उसे जंगल के करीब छोड़कर चला जाता है। रवि अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे हो गए थे लेकिन अब तक उसका दोस्त वापस नहीं आया था और तभी उसके कानों में उसके दोस्त की चीखने की आवाज आती है। दोस्त की आवाज सुनकर रवि बिना सोचे समझे जंगल में चला जाता है और अपने दोस्त को आवाज लगाने लगता है, पर उसी समय उसके कान में एक आवाज आती है, आखिर तू यहाँ आ ही गया। उस आवाज को सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो आवाज मामूली आवाज नहीं थी। उस आवाज में एक ऐसा डर था जिसे अगर कोई भी सुनता तो उसकी रूह कांप जाती। रवि अब अपनी जान बचाने के लिए भागता है लेकिन वो भागकर फिर उसी जगह पर आ जाता है जहां से वो भागना शुरू करता है। कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। रवि को गिड़गिड़ाता देख उसके सामने एक औरत आ जाती है जिसका लंबा घूंघट था। उसके हाथ पूरी तरह जले हुए थे। उस औरत का चेहरा रवि नहीं देख पाता और वो देखना भी नहीं चाहता था। रवि अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही भागता है तभी वो औरत जंगल में आग लगा देती है। आग लगने के कारण रवि कहीं भाग नहीं पाता और वो वहीं बैठकर रोने लगता है, पर तभी वो औरत उसकी गर्दन पकड़ती है और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देती है। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आ गई हूँ। रवि का ये हाल किसने किया होगा? अरे भाई साहब, करेगा कौन? हर दिवाली वो आती है और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है। और हो ना हो रवि बेटे को भी उसी ने मारा है, लेकिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हमें कुछ तो करना होगा। आखिर हमें ये जानना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। नीलम बहन, कोई माने या ना माने, लेकिन ये सिलसिला जब से रूही बिटिया मरी है तब से शुरू हुआ है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव में जो है वो कोई और नहीं बल्कि रूही बिटिया की आत्मा हो? वीरू की बात सुनकर अब सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अब सभी गांव वाले आपस में बात करने के बाद रवि की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। समय बीतता है। समय के साथ कब 1 साल गुजर जाता है किसी को पता नहीं चलता। 1 हफ्ते बाद दिवाली फिर आती है, लेकिन इस दिवाली पर सुमित्रा और उसकी बेटी काजल गांव में आते हैं। सुमित्रा को इतने सालों बाद देख नीलम उससे कहती है, सुमित्रा बहन, बड़े दिनों बाद गांव में तुमने अपनी शक्ल दिखाई है। यहाँ आने का कोई कारण है क्या? कैसी बातें करती हो बहन? अरे इस गांव में हमारा घर है। हम कुछ सालों के लिए शहर क्या चले गए? तुम सब ने तो सोच लिया कि हम अपने घर वापस नहीं आएंगे। अरे हमारा बसेरा यहीं है तो हम यहीं रहेंगे ना। बहू को मारने के बाद शहर चली गई और बहू की मौत का इल्जाम इसके ऊपर ना लगे, बस इसलिए इस गांव में दिखावा करने के लिए वापस आ गई है। सुमित्रा अपनी कोठी में अपनी बेटी के साथ चली जाती है। जैसे ही सुमित्रा दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि कुछ ही सालों में उसकी बड़ी सी कोठी में हर तरफ जाले ही जाले हैं। हे भगवान, कुछ ही सालों में हमारी कोठी का क्या हाल हो चुका है। अब माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं भी तो आपके साथ आई हूँ। बहस करने से अच्छा है कि हम दोनों मिलकर यहाँ की सफाई करें। इस तरह अब दोनों माँ बेटी सफाई करने लगती है, पर तभी खिड़की के पास काजल को किसी की परछाई नजर आती है। काजल उस परछाई को देखते हुए खिड़की के पास जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे खिड़की से बाहर एक जली हुई औरत दिखाई पड़ती है। उस औरत को जलता देख काजल काफी डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, आह! क्या हुआ काजल? मम्मा, कोई औरत जल रही है। काजल की बात सुनकर सुमित्रा खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद सुमित्रा उसको शांत करवाती है और कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर की सफाई कर अपने कमरे में चले जाते हैं। देर रात तक जब काजल की आंखें खुलती है, जहाँ वो छत पर किसी की परछाई देखती है, उस परछाई को देख काजल बहुत डर जाती है। कौन हो तुम और मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो? काजल का रोना देख वो परछाई वहां से गायब हो जाती है और अचानक खिड़की खुल जाती है। खिड़की के खुलते ही तेज तेज हवाओं का झोंका काजल के कमरे में आने लगता है, जिसे देख काजल फिर अपनी खिड़की के पास जाती है, जहां वो अपनी भाभी रूही को देखती है। रूही को देख काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। काजल कुछ बोलती उससे पहले रूही उड़ते हुए बिल्कुल काजल के चेहरे के पास आ जाती है। मैं आ गई। काजल कुछ बोल पाती उससे पहले रूही काजल के शरीर में प्रवेश कर जाती है। सुमित्रा उस कमरे में आती है तो वो देखती है कि काजल अपने बेड के बगल में अपने सर को अपने घुटने पर रखे बैठी रो रही है। उसको इस तरह रोता देख सुमित्रा उसके पास जाती है और, काजल, तू इस तरह से बैठकर क्यों रो रही है? क्यों माँ जी, अब काजल रो रही है तो आपको उसके आंसू नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आपकी बहू तकलीफ में थी तब आपको उसकी तकलीफ नजर नहीं आई। शरीर तो काजल का था लेकिन आवाज रूही की थी, और रूही की आवाज सुनकर मानो सुमित्रा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डरते हुए अपने कदम को पीछे करती है। पर तभी अचानक काजल अपनी नजर उठाती है। काजल की आंखें पूरी सफेद थी। इतना भयानक रूप देखकर कोई भी डर सकता था। ये देख सुमित्रा डरते हुए, कौन हो तुम और मेरी बेटी के शरीर में क्या कर रही हो? माँ जी, आप अपनी बहू को पहचान नहीं पाई? मैं आपकी बहू, पहली बहू रूही हूँ। रूही बहू, तू अभी दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। ये तेरी दुनिया नहीं है, फिर तू हमें क्यों परेशान कर रही है? सुमित्रा की बात सुनकर रूही काजल का शरीर हवा में उड़ाकर नीचे पटक देती है और अचानक ही काजल अपने घुटने के बल चलते हुए सुमित्रा के पास आती है। सिर्फ 3 दिन और 3 दिन बाद मैं दोबारा आऊंगी। इस घर को तबाह कर दूंगी, आग में जलाकर सब कुछ राख कर दूंगी।
इतना कहकर रूही काजल के शरीर को छोड़कर चली जाती है और काजल जमीन पर गिर जाती है। काजल की ऐसी हालत देख सुमित्रा गांव वालों को अपनी कोठी में बुलाती है और उन्हें सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर देखा, मैं तो कहती थी कि हमारे इस गांव में कोई नहीं बल्कि रूही की आत्मा है। तुम सही कह रही थी नीलम बहन, लेकिन रूही की आत्मा हम गांव वालों को मार क्यों रही है? आखिर ऐसा कौन सा बदला है उसका जो वो हम गांव वालों को मार कर ले रही है? रूही की आत्मा इस तरह क्यों भटक रही है? बस यही सवाल सभी गांव वालों के मन में था। पर क्योंकि 3 दिन बाद दिवाली और अमावस की रात थी, इसलिए अब सभी गांव वाले एक तांत्रिक से सलाह मशवरा करते हैं। वो ऐसा क्यों कर रही है और वो सिर्फ दिवाली पर ही लोगों की जान क्यों ले रही है? ये तो बस सब रूही की रूह ही बताएगी। इस दिवाली यानी अमावस की रात को काली शक्तियों की ताकत 4 गुनी बढ़ जाती है और इसी रात हमें रूही से ये जानना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन याद रहे, उस रात किसी के भी घर अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर गलती से भी किसी के घर अंधेरा हुआ तो समझो उस घर की मौत निश्चित है। तांत्रिक की बात सुनकर अब गांव के सभी लोग खौफ में आ जाते हैं और अब सभी लोग दिवाली की रात का इंतजार करने लगते हैं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाता है और विक्रम अपनी पत्नी नेहा के साथ गांव में आता है। दरअसल विक्रम किसी और का नहीं बल्कि रूही का पति और सुमित्रा का बेटा था। नेहा विक्रम की दूसरी पत्नी थी। आओ बहू, अपने ससुराल में अपने कदम को रखकर इस घर को खुशहाली से भर दो। नेहा अब खुशी से अपने घर में कदम रखती है, पर तभी उसको सुमित्रा के पीछे खड़ी एक काली परछाई दिखाई पड़ती है। उस काली परछाई को देख नेहा काफी डर जाती है, लेकिन वो उस समय उस परछाई पर ध्यान नहीं देती। दोपहर से शाम हो जाती है और तभी नेहा को स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज आती है। नेहा जब स्टोर रूम जाती है तो वो शीशे में एक कुर्सी पर एक औरत को बैठे देखती है और जब वो पीछे पलटती है तो देखती है कि कुर्सी पर कोई नहीं था। एक बार फिर नेहा शीशे में देखती है और एक बार फिर उसे शीशे में वो औरत दिखाई देती है। नेहा अब उस शीशे में मानो खो सी जाती है कि तभी उस शीशे में से एक काला धुआं निकलता है और नेहा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। बस आज रात की बात है और कल रात को नेहा भी उस आत्मा के शिकार हो जाएगी। फिर मैं जाऊंगा विदेश और विदेश में जाकर एक अमीर सी लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसके सारे पैसे ऐंठ लूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं नेहा को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उससे सारे पैसे हथिया लिए। विक्रम खुद से ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी एक हवा का झोंका विक्रम को छू कर जाता है। उस हवा से विक्रम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपने घर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि नेहा घर के हॉल में बैठकर जोर जोर से रो रही है। नेहा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? विक्रम की आवाज सुनते ही नेहा अब विक्रम की तरफ देखती है। नेहा का चेहरा बेहद ही भयानक और डरावना था। उसे देख विक्रम काफी डर जाता है और जोर से चीख पड़ता है। उसकी चीख सुनकर काजल और सुमित्रा बाहर आते हैं, जहां वो नेहा के शरीर में आत्मा को देखकर डर जाते हैं। बस आज की रात तो खुलकर जी ले, क्योंकि कल रात तो मेरा अगला शिकार है। मैं अपने पतले की आंख में तुझे जलाकर राख कर दूंगी। इस तरह काला साया नेहा के शरीर से बाहर निकल जाता है और नेहा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये देख सभी को काफी डर लगता है। समय गुजरता है और देखते ही देखते दिवाली की रात आ जाती है। दिवाली की रात हर कोई अपने घर की लाइट जलाकर अपने घर में पूजा कर रहा था, तो वहीं तांत्रिक भी कोठी के बाहर एक गोला बनाता है और अपनी तंत्र विद्याओं से रूही की आत्मा को बुलाता है। रूही की आत्मा ने नेहा के शरीर को अपना घर बना रखा था, इसलिए नेहा हवा में उड़ती हुई तांत्रिक के पास आती है। तांत्रिक, तू यहाँ से चला जा, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन अगर तू मेरे रास्ते में आने की गलती करेगा तो याद रखना, तू तेरी मौत का जिम्मेदार तू खुद होगा।
मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन सच जानने के बाद बता, आखिर तो इन गांव वालों को क्यों मार रही है? क्या मकसद है तेरा? मौत, विक्रम की मौत ही मेरा मकसद है। जिस दिन मैं विक्रम को मार डालूंगी, उस दिन मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा और शायद मैं इस गांव को छोड़कर भी चली जाऊंगी। पर क्यों? तू विक्रम को क्यों मारना चाहती है? अरे तेरे मरने के बाद विक्रम ने दूसरी शादी करी है। ये दुनिया तेरी नहीं है। तू अपनी दुनिया में चली जा और विक्रम को उसकी दुनिया के साथ जीने दे। मेरी मौत कोई हादसा नहीं, तांत्रिक मुझे मारा गया है। विक्रम ने मुझे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैं अमीर घराने से नहीं थी। उसने मेरी सुंदरता देख मुझसे शादी करी, लेकिन जब मैं उसे पैसे नहीं दे सकी तो उसने मुझे दिवाली वाले दिन ही इस कोठी के काल कोठरी में जिंदा जला दिया। लेकिन मैं पूरी तरह से जली नहीं थी, और जब ये बात विक्रम को पता चली तो उसने मुझे गोली से मारकर मेरी लाश को जंगल में फेंक दिया। मेरी लाश आज भी जंगल में बरगद के पेड़ के पीछे पड़ी हुई है। तब से मैंने ठान लिया कि जब विक्रम वापस आएगा तो मैं इसे इसकी सजा जरूर दूंगी। नेहा के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमित्रा और काजल की आंखें भर जाती है, पर तांत्रिक कुछ कर पाता उससे पहले रूही नेहा के शरीर को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाती है। तो वही नेहा का शरीर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद रूही विक्रम को मौत के घाट उतार देती है। गांव वाले दिवाली के अगले दिन जंगल में बरगद के पेड़ के पास जाते हैं, जहां वो रूही की लाश देखते हैं। उस लाश को देख अब सभी गांव वालों को काफी दुख होता है, और सुमित्रा अपनी बहू का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर उसकी अस्थियों को विसर्जित कर देती है, जिसके बाद रूही की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आज तो मजा ही आ जाएगा, हम सब एक साथ। से थैंक्स टू मी, मेरे घर पर जो बनाया ये प्लान। अच्छा, और हम जो घर वालों से झूठ बोल कर आए हैं उसका क्या? तो क्या आज हम सब के अलावा भी यहाँ कोई आएगा? क्या मतलब? मतलब भूत। बकवास मत करो, मुझे कोई डर वर नहीं लगता, समझे? ढोली, मयंक, अमित और विशाल बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मयंक दरवाजा खोलने जाता है और दरवाजा खोलता है। सोनिया, पूर्वी, कितनी देर कर दी तुम दोनों ने? लेकिन दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। मयंक ये देखकर हैरान हो जाता है कि अगर सोनिया और पूर्वी बाहर नहीं है तो फिर घंटी किसने बजाई, और वो जो कोई भी था वो अचानक गायब कैसे हो गया। इसके बाद मयंक दरवाजा बंद कर देता है और वापस आ जाता है। अरे ये क्या, घंटी किसने बजाई? देखो, हमने कहा था ना भूत आएगा, वो आ चुका है। तभी दोबारा घंटी बजती है। इस बार मयंक फिर दरवाजा खोलता है। इतनी लेट आई तुम, आखिर क्यों? अरे कुछ नहीं यार, बस मैं तुम सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने चली गई थी। पहले भी तुम दोनों ने घंटी बजाई थी ना? नहीं डॉली, हम तो अभी आए हैं। अच्छा, चलो अंदर अब। पता नहीं पहले तुम दोनों नहीं थे तो कौन था? तुम्हारा भाई कौशल कैसा है? उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी थोड़ा बेटर है। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर खाना पीना और मस्ती करते हैं और आपस में एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं। यह सब चलता ही रहता है। तब तक रात के 11 बज जाते हैं। विशाल ओइजा बोर्ड लाता है। चलो ये गेम खेलते हैं। नहीं, मैं ये गेम नहीं खेल सकती। तुम लोगों को पता है ना कि इसमें जान जाने का भी खतरा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, चलो ना खेलते हैं, मजा आएगा। नहीं, कहा ना नहीं। विशाल और बाकी लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे रहने दे, वो तो गई, अब चल हम ही लोग खेलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही सोनिया की गाड़ी खराब हो जाती है। अरे यार, इसे क्या हो गया? वो गाड़ी से उतरती है और थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अंधेरी काली रात है और सुनसान सड़क है। तभी अचानक एक आवाज आती है। कोई है? कोई है? वो मदद की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ती है कि अचानक से कोई उसे धक्का देता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। सोनिया जोर से चिल्लाती है। सभी ने गेम खेलना शुरू कर दिया है।
सभी लोगों ने उस ओइजा बोर्ड के बीच में अपना हाथ रखा हुआ है। इतनी देर हो गई, भूत तो आया नहीं। तुम्हारे रहते यहाँ कोई और भूत कैसे आ सकता है? हाँ, और इसी भूतनी से तुम्हें प्यार हुआ है। तुम लोग बड़े मजाकिया हो यार। सभी लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे कि अचानक से किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। ये क्या था? वो क्या यार, तुम क्यों डरा रहे हो? लगता है हमने किसी आत्मा को जगा दिया है। अच्छा, अगर ये बात है तो मुझे मिलवाओ उससे। जल्दी मिलोगी। यार मुझे डर लग रहा है अब। मुझे भी। प्लीज तुम लोग ऐसी बातें मत करो यार। तभी थोड़ी देर बाद खिड़की के शीशे टूटने की बड़ी जोर से आवाज आती है। सभी लोग उस खिड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर किसी बिल्ली का कटा हुआ सिर पड़ा है। ओह गॉड, इसका तो खून भी बह रहा है। लगता है किसी ने अभी इसे मारा है। प्लीज यहाँ से चलो। अरे ये तेरे पड़ोसी का बच्चा तो नहीं है जो बहुत शैतानी करता है? लेकिन इतना छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? लगता है ये किसी आत्मा का काम है। मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज। डोली दरवाजे की तरफ भागती है और जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा तो मानो जैसे जाम हो चुका था। ये दरवाजा किसने लॉक कर दिया? उफ़ो, ये क्या हो रहा है विशाल? यार मुझे खुद नहीं पता। और इसी बीच ओइजा बोर्ड अपने आप हिलने लगता है और ना जाने विशाल को क्या होने लगता है। वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है और थोड़ी देर बाद विशाल दर्द से कराहने लग जाता है। कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लग रहा है जैसे कोई मेरी हड्डियां तोड़ रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है? हे भगवान। वहीं दूसरी ओर अमित को एक वीडियो मैसेज मिलता है जो किसी ने वीडियो बनाया था सोनिया का, जिसमें वो गड्ढे में फंसी हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ सोनिया और एक तरफ विशाल। हम विशाल की मदद कैसे करें? विशाल तो मर चुका है, देखो वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। पूर्वी और डोली रोने लगती है कि तभी अमित के पेट में उड़ते हुए एक चाकू आकर लग जाता है और अमित वहीं गिर जाता है। बचाओ। अमित, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो अमित, उठो। कि तभी मयंक के चीखने की आवाज आती है। कोई अदृश्य शक्ति उसे दूसरे कमरे की ओर खींचने लगती है। डोली, पूर्वी, मुझे बचाओ। मैं आ रही हूँ मयंक। लेकिन तभी वहां लाइट चली जाती है और वो ओइजा बोर्ड भी वहां से गायब हो जाता है। हम क्या करें डॉली? हिम्मत रखो पूर्वी, सब ठीक हो जाएगा। और तभी सभी मरे हुए लोगों की हंसी और चीख वहां पर सुनाई देने लगती है। दोनों लड़कियां कान बंद करके रोने लग जाती है और चिल्लाती है, नहीं। तभी थोड़ी देर बाद ताली बजने की आवाज आती है और लाइट भी आ जाती है। मयंक, अमित, सोनिया और विशाल जिंदा थे और हंस रहे थे। तुम सभी जिंदा हो? और सोनिया, तुम तो गड्ढे में गिर गई थी ना? हाँ, मैं वहां से निकलकर वापस आ गई। तुम भी मिली हुई थी इसका मतलब। क्यों, फिर मजा आया ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे ये सब मेरा ही आइडिया था, क्यों? है ना मेरा दिमाग बहुत तेज। हाँ, हमने ये सब पहले ही सोच लिया था। कितना भद्दा मजाक था ये। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो नकली चाकू है ये। ये देखो। तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये सब कौन करता है यार दोस्तों के साथ? डोली और पूर्वी इन सभी को बहुत सुनाती है। तभी थोड़ी देर बाद अचानक से एक लोहे का सरिया कहीं से उड़कर आता है और अमित के सीने के आर पार हो जाता है। अमित को तड़पता हुआ देखकर पूर्वी नाराज हो जाती है। फिर से मजाक कर रहे हो क्या? उठो, फिर से मजाक। लेकिन इस बार कोई मजाक नहीं है। तुम ना रहने दो, बार बार मजाक नहीं चलता। पूर्वी सरिया बाहर खींचती है और अमित जोर से चिल्लाता है और पूर्वी देखती है कि उसके शरीर से नदी की तरह खून बह रहा है और अंदर के अंग भी दिख रहे हैं। पूर्वी डर के मारे पीछे गिर जाती है और चिल्लाने लग जाती है। उससे ये नजारा देखा तक नहीं जा रहा था। ये तो सच में आर पार हो गया है अमित। यहाँ सच में कोई है, अब कोई प्रैंक नहीं कर रहा है, ये रियली हो रहा है गाइज। सो बी वेरी केयरफुल एवरीवन। मैंने कहा था ना मत खेलो वो गेम। अब चलो यहाँ से जल्दी। पता नहीं हमने अनजाने में किसे यहाँ बुला लिया है। अमित वाकई में मर चुका था। पूर्वी को यकीन नहीं होता और वो बहुत रोने लग जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और इस बार वाकई में दरवाजा भी लॉक हो चुका था।
वहीं सब लोग देखते हैं कि अचानक से पूर्वी का शरीर हवा में लटकने लग जाता है। ये क्या हो रहा है? हम सब मारे जाने वाले हैं। ऐसा मत कहो सोनिया, हिम्मत रखो। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और तभी पूर्वी का शरीर ऊपर हवा में उड़कर बहुत जोर जोर से बार बार नीचे गिरता है, जिससे उसकी पूरी हड्डियां टूट जाती है और वो खून से लथपथ हो जाती है। चारों तरफ डर का माहौल हो जाता है। सोनिया वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी कोई अदृश्य शक्ति उसका सिर जोर से दीवार में मारती है, जिससे उसका पूरा सिर फट जाता है। अब वहां बस चारों तरफ खून ही खून था। ये सब उसी ओइजा बोर्ड का काम है। मैंने कहा था ना कि गेम नहीं खेलते हैं। चलो फिर से गेम खेलते हैं, क्या पता सब ठीक हो जाए। एक बार फिर से सभी लोग ओइजा बोर्ड के पास जाते हैं और उसके चारों ओर बैठकर फिर से गेम खेलते हैं। कौन हो तुम? क्या करने आए हो यहाँ? जो भी हो अपने दुनिया में वापस चले जाओ। बताओ कौन हो? ये हमें नहीं बताना चाहता कि ये कौन है। बोलो कौन हो तुम? हमें क्यों परेशान कर रहे हो? सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो। सभी अपनी आंखें बंद करते हैं और उसके जवाब का इंतजार करने लग जाते हैं। बताओ कौन हो? बोलो तुम ये सब क्यों कर रहे हो हम लोगों के साथ? इसी बीच विशाल की जुबान बहुत ज्यादा लड़खड़ाने लगती है। आ, ओ, 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 और उसका मुंह खुला ही रह जाता है। वो मयंक की तरफ इशारा करता है। विशाल क्या हुआ? तुम क्या कहना चाहते हो? और तुम्हें क्या हो रहा है? तुम बोल क्यों नहीं पा रहे? और इसी बीच विशाल के हाथ पैर की हड्डियां पूरी तरीके से टेढ़ी हो जाती है और हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। विशाल टेढ़ा मेढ़ा होकर वहीं गिर जाता है और मर जाता है। कोई बचाओ! और तभी वो देखती है कि अब वहां से मयंक गायब है। यह देख डोली का खून सूख जाता है। आखिर विशाल मयंक की तरफ इशारा क्यों कर रहा था? कहीं मयंक कहाँ हो तुम? इतना कहकर वो पीछे मुड़ती ही है कि वहां मयंक आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और बालों से खींचकर उसे दूर फेंक देता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मयंक? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। ये बात सुनकर मयंक भावुक हो जाता है और अपने उस खूंखार रूप से सामान्य रूप में वापस आ जाता है। यही बात मुझसे मेरा भाई कुशाल भी बोलता था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है अब। क्या? पर तुमने तो कहा था कि वो जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है। वो कल रात ही मर चुका है और ये सब पूर्वी और सोनिया और विशाल की वजह से हुआ है। मेरा भाई कुशल उस दिन ट्रेनिंग में जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग जबरदस्ती उसे ले गए और वहां पर उसका ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद से ही उसकी ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन उन लोगों ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था मयंक। नहीं, लेकिन वो लोग जिम्मेदार है मेरे भाई की मौत के लिए। इसलिए मैंने बदला लेने के लिए ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया और अपने छोटे भाई की आत्मा को इस दुनिया में वापस लाया और उसी की मदद से आज इन सबको खत्म कर दिया। और इसी बीच कुशल की आत्मा मयंक को नुकसान पहुंचाने लगती है, उस पर जानलेवा हमला करने लगती है। डोली यहाँ से भाग जाओ, देरी मत करो डोली, मैंने कहा ना भाग जाओ यहाँ से। खुशकिस्मती से दरवाजा उस टाइम खुला हुआ था और वो वहां से भाग जाती है। वहीं कुशल की आत्मा मयंक के शरीर से उसके हाथ पैर और धड़ अलग कर देती है। डॉली पीछे मुड़कर देखते हुए रोती हुई कहती है, नहीं मयंक। और दरवाजा बंद हो जाता है। दरअसल मयंक ने अपनी आत्मा का सौदा कुशल का बदला लेने के लिए किया था और इसीलिए उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। डॉली एक लौती इंसान थी जो उस रात जिंदा उस घर से वापस आई थी और बाकी सबने उस ओइजा बोर्ड के इस्तेमाल करने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। और मयंक ने अपने भाई कुशल की मौत का बदला आखिरकार सबकी और खुद की जान देकर ही ले लिया था।